तो इससे पहले ही क्लास में हमने सुपर टेट 2019 का जो आपका प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर था उसके हिंदी के प्रश्न सॉल्व किए थे, और आज की क्लास में हम सुपर टेट 2018 का जो आपका प्रीवियस ईयर का एग्जाम पेपर था उसके हिंदी के प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न था आपका वो आपका पैराग्राफ से दिया गया था। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, कभी भी किसी भी पैराग्राफ को यदि आप सॉल्व कर रहे हो, ध्यान से समझ लीजिए, यदि आप किसी भी पैराग्राफ को सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद आपको पैराग्राफ में से उसका आंसर ढूंढना है। ठीक, हमेशा आपको यही करना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है आपका वो है आपका प्रजातंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। ठीक, अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो देखिए हमने आपको यहाँ पर अंडरलाइन करके पहले ही बता दिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रजातंत्र की सफलता के लिए उनके नागरिकों का साक्षर होना आवश्यक होता है। क्या होना आवश्यकता होता है? साक्षर होना, यानी कि पढ़ा लिखा होना आवश्यक होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर एक निर्देश दिया हुआ है, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर ये आपका अपठित गद्यांश दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न पूछा गया है, अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए इस गद्यांश को पढ़ने से हमारा कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस गद्यांश में इसका कभी भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। ठीक, यहाँ पर पूछा गया है, दूसरा प्रश्न है आपका, अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा। ठीक, अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा, तो आपको अच्छे से पता है अग्नि का क्या होता है, आपका आग होता है। ठीक, आग के क्या होते हैं, आपके आग का पावक, दहन, ज्वाला, ठीक, ये सभी होते हैं। तो ठीक, तो अग्नि का क्या हो जाएगा, आपका आग हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है कि ये जो आपके प्रश्न दिए हुए हैं इनको सॉल्व करना है। तो देखिए दो प्रश्न हम सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पूछा गया था चौराहा में कौन सा समास है। ये जो आपका चौराहा शब्द है इसमें कौन सा समास है। तो देखिए चौराहा का क्या होता है, चार राहों का समाहार, चार राहों का समाहार। ठीक, चार राहों का समाहार। ठीक, तो हमने हमेशा ही आपको क्या बोला था, यदि पहला पद आपका संख्यावाची विशेषण हो और द्वितीय पद आपका समूह का बोध करा रहा हो, क्या समूह का बोध करा रहा हो, तो वहां पर हमेशा ही क्या होता है आपका द्विगु समास। क्या होता है आपका द्विगु समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका द्विगु समास। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका, जिसके हाथ में चक्र हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। ठीक, तो जिसके हाथ में चक्र हो आपको अच्छे से पता है उसे क्या बोलते हैं हम, चक्रपाणी। ठीक, और चक्रपाणी, यहाँ पर चक्रपाणी के बारे में बात करें तो देखिए चक्रपाणी का अर्थ होता है चक्र को धारण करने वाला। अब चक्र को धारण करने वाला कौन है, तो वो है आपके विष्णु भगवान। यदि यहाँ पर आपसे समास पूछ लिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बहुव्रीहि समास। ठीक, तो आपका सही आंसर यहाँ पर क्या होता, चक्रपाणी। ठीक, इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कंघी, कंघी का तत्सम रूप क्या है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर कंघी का जो होता है वो होता है आपका कंकति। क्या होता है, कंकति। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका व्यूह, व्यूह का विलोम शब्द क्या है। तो यहाँ पर आप दो प्रकार से आंसर दे सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो अव्यूह, या आप बोल सकते हो निर्व्यूह। ठीक, अव्यूह बोल सकते हो आप, या फिर निर्व्यूह बोल सकते हो। ठीक, आप किसी प्रकार से आंसर दे सकते थे यहाँ पर। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका सातवां, राम का घर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक, यहाँ पर हमसे कारक की पहचान करने के लिए बोला गया था। देखिए यहाँ पर क्या है, राम, और यहाँ पर क्या है, घर। घर किसका है, राम का है। और यहाँ पर ये जो आपका का कारक चिन्ह है ये क्या कर रहा है, घर और राम इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, संबंध बता रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका संबंध कारक। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका संबंध कारक, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका, मैंने कहा होगा वाक्य किस प्रकार का है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है मैंने कहा होगा वाक्य ये है, ये किस प्रकार का है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर देखिए मैंने कहा होगा, अब उसे निश्चित नहीं है कि उसने कहा है या नहीं। जब किसी क्रिया का आपको पूर्ण रूप से निश्चित ना हो कि यह क्रिया होगी या नहीं होगी, या फिर यह क्रिया हो चुकी है या नहीं, तो वहां पर हमेशा ही क्या होता है, संदेह। क्या, संदेह वाचक। ठीक,
क्या हो जाएगा आपका संदेहवाचक। ठीक, इसका नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर बोला गया है 9वां है ये आपका, आस कही कुटिल भई उठी धाड़ी मानहु शेष तरंगिनी बाड़ी। ठीक, मानहु के द्वारा, यहां पर पूछा गया है मानहु के द्वारा कौन सा अलंकार बनता है। ठीक, और आपको हमने बताया था, देखिए मानहु, जानहु, जनहु, मनहु, मानहु, जानहु, जनहु, मनहु, ये क्या बोलते हैं? ये हमेशा ये बोलते हैं कि मान कर चलो। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए 2 चीज समझ लीजिए आप। यहाँ पर एक होता है आपका रूपक, क्या होता है? एक होता है आपका रूपक अलंकार। ठीक, और एक होता है आपका उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक, एक होता है आपका रूपक अलंकार, एक होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। इन दोनों को समझने का सबसे अच्छा तरीका, देखिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, उससे दोनों के दोनों ही आपको याद हो जाएंगे। ठीक, यहां पर वैसे देखा जाए तो यहां पर आपका क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। लेकिन इसके साथ साथ आप रूपक अलंकार भी सीख जाओगे। कैसे सीख जाओगे? ध्यान से समझिए। यदि हम बोले वह तो जानवर है, क्या हमने बोला कि वह तो जानवर है, जब किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को हम कोई और रूप दे दें, ध्यान समझिए, जब किसी व्यक्ति या वस्तु को हम कोई और रूप दे देते हैं तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। लेकिन जब हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु को किसी और रूप के जैसा बता दें, क्या किसी और रूप के जैसा बता दें, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ध्यान समझिए, यदि हमने बोला कि वह तो जानवर है, वह तो जानवर है, तो यानी कि वह को हमने क्या बताया? जानवर बता दिया, यानी कि उसका रूप बदल दिया, तो वहां पर क्या हो जाएगा? आपका रूपक अलंकार। अब हम बोले कि वह तो, मान लो वह जानवर है, क्या मान लो वह जानवर है, हमने यही बोला कि मान लो वह जानवर है। जब हम मानने की बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा? आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। यही चीज ये बोलते हैं, ये वाले जो शब्द होते हैं, मानहु, जानहु, जनहु, मनहु, ये सारे शब्द होते हैं, वो यही बोलते हैं कि मान लीजिए कि ऐसा है। ठीक, जैसे कि हम बोले कि वह तो जानवर, मान लो कि वह जानवर है, कि मान लो वह जानवर है, यानी कि मान लो। इस प्रकार से जब कभी बोलेगा तो मानने की बात करेगा तो उत्प्रेक्षा, और मानने की बात नहीं करेगा, डायरेक्ट रूप परिवर्तन करेगा तो रूपक अलंकार। ठीक, अच्छा ये चीज समझ आ गई होगी आपको। ठीक, इसके बाद यहाँ पर 11वां है आपका, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? जब किसी को वीरता यानी कि अंदर से महसूस होगी तो उसके अंदर क्या होगा? उत्साह, क्या? उत्साह उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, तो वहां पर क्या होगा? आपका उत्साह उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, देखिए यहां पर 10वां प्रश्न है आपका, वह अपना सिर खुजलाता है, क्या वह अपना सिर खुजलाता है वाक्य में सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? ठीक, तो हमने आपको हमेशा बोला है सकर्मक क्रिया कब होगी? जब कभी देखिए किसी भी वाक्य में यदि आपको क्रिया के साथ साथ, क्रिया करने के साथ साथ उसके कर्म की भी आवश्यकता पड़े, जब किसी भी क्रिया के साथ साथ उसके कर्म की भी आवश्यकता पड़े तो वहां पर सकर्मक क्रिया, जब कर्म की आवश्यकता ना पड़े तो वहां अकर्मक क्रिया। जैसे कि यहाँ पर यदि सोने की बात करें, सोना, यानी कि जैसे कि बच्चा सोता है, बच्चा सोता है, अब हम पूछेंगे क्या सोता है, तो आप बता सकते हो? कुछ भी नहीं बता सकते हो, तो यहाँ पर सोना क्या हो जाएगा? आपका अकर्मक क्रिया हो जाएगी। वहां पर क्या होगा? किसी भी कर्म की आवश्यकता नहीं है। अब सकर्मक क्रिया कैसे होगी? हमने बोला पढ़ना, पढ़ना, हमने बोला पढ़ना। यदि कोई बालक पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा है? हमने पूछा क्या पढ़ रहा है, तो वह कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहा होगा, अखबार पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? कर्म की आवश्यकता है, तो ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म की आवश्यकता हो तो वह सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म की आवश्यकता ना हो वह अकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर आप देखिए, वह अपना सर खुजलाता है, अब क्रिया क्या है? खुजलाना, क्या? खुजलाना। अब पूछा क्या खुजलाता है? पैर खुजलाता है, हाथ खुजलाता है, सर खुजलाता है, गाल खुजलाता है, कान खुजलाता है, कुछ ना कुछ तो खुजलाता ही होगा, तो वहां पर क्या है? कर्म की आवश्यकता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सकर्मक क्रिया। क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। ठीक, इसका 11वीं अभी हम कर चुके हैं, इसका बाद है आपका 12वां। ठीक, उन्मेष, उन्मेष में
किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक, उनमेष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं आपको, ध्यान से समझिएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाता कि उनमेष में कौन सी संधि है, तब आप क्या करते। ठीक, उत प्लस मेष। ठीक, उत प्लस मेष, ये इस प्रकार से इसकी संधि बनती है। और संधि की बात करें तो संधि होती कौन सी है, तो संधि होती है यहाँ पर व्यंजन संधि। कौन सी होती है, व्यंजन संधि। और जब व्यंजन संधि हमने आपको पढ़ाया है तो उसमें हमने आपको एक ट्रिक बताई थी इस प्रकार के शब्दों को पहचानने के लिए। हमने आपको क्या बोला था कि जब कभी भी कोई भी आपको पंचम वर्ण दिखे, क्या दिखे, पंचम वर्ण दिखे, आपको दिख रहा है पंचम वर्ण, पंचम वर्ण, और पंचम वर्ण से पहले क्या, पंचम वर्ण से पहले यदि आपको कोई स्वर दिख जाए, क्या दिख जाए, स्वर दिख जाए। ध्यान से समझ लीजिए, यदि आपको किसी भी पंचम वर्ण से पहले यदि स्वर दिख जाता है तो वहां पर पंचम वर्ण जो होगा वो आदिता में कन्वर्ट हो जाता है। समझ आया, ध्यान से समझिए। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो आपका शब्द है उन्मेष, उन्मेष है। अब यहाँ पर होगा क्या कि देखिए ये जो आपका ना है ये पंचम वर्ण है, किसका पंचम वर्ण है, ता वर्ग का, किसका, ता वर्ग का। देखिए ता तरबूज, था थन, दा दवात, दा धनुष, नानल। ठीक, तो ता वर्ग का पंचम वर्ण क्या है, ना है। तो ना जो होगा, यदि इससे पहले कोई भी स्वर है, जैसे कि यहाँ पर ना से पहले हम क्या दिख रहा है, छोटा ऊ दिख रहा है, तो ऊ क्या होता है, एक स्वर होता है। इसी प्रकार से कोई भी आपको पंचम वर्ण दिखे और पंचम वर्ण से पहले आपको यदि कोई स्वर दिख जाता है तो वहां पर जो पंचम वर्ण होता है वह आदेता में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, और यहाँ पर पहचान करना क्या है कि सिर्फ ये देखना है पंचम वर्ण से पहले यदि स्वर है तो आपको सीधा सीधा क्या बोल देना है कि यहाँ पर आपका व्यंजन संधि है। क्या है, व्यंजन संधि। ये ट्रिक हमने आपको बताई थी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए उन मेष का क्या हो जाएगा, उत प्लस मेष। ठीक, और यहाँ पर उपसर्ग क्या है, उत उपसर्ग है। ठीक, उपसर्ग कौन सा होगा आपका, उत उपसर्ग होगा। ठीक, तो अच्छे से ये चीज आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पर पूछा गया था 13वां प्रश्न आपसे, जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो उसके लिए हमें एक शब्द बताना है। यानी कि जिसके पास तुरंत सोचने की शक्ति हो उसे हम क्या कहेंगे, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो उसे कहते हैं हम प्रत्युत्पन्नमति। ठीक, प्रत्युत्पन्नमति। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक, यहाँ पर हमसे सिर्फ उपसर्ग पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग हो जाएगा आपका सम। ठीक, और हमने आपको इस प्रकार के शब्दों को पहचानने के लिए एक ट्रिक बताई थी कि इसमें कौन सी संधि होगी। तो हमने आपको क्या बोला था, कोई भी आपको सा दिख जाए, सपेरा वाला सा, सलजम वाला सा, या आपका षटकोण वाला सा, कोई भी आपको सा दिख जाए, कोई भी आपको आधा सा दिख जाए, आधे सा के बाद या आपको का दिख जाए या फिर आपको पा दिख जाए। ध्यान से समझ लीजिए, कोई भी आपको सा दिख जाए तीनों में से, लेकिन आधा होना चाहिए। कोई भी आपको सा दिख जाए और उसके बाद आपको का या पा, इनमें से कोई भी दिखता है तो वहां पर हमेशा ही क्या होगा, इनके स्थान पर विसर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। और ये विसर्ग संधि को पहचानने के लिए हमने आपको एक बेस्ट ट्रिक बताई थी। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, सपेरा वाला सा है जो कि आधा है। ठीक, अब यहाँ पर इस सपेरा वाले सा के बाद क्या है, का से कबूतर। क्या है, का से कबूतर। आपको का दिख जाए या पा दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, हमेशा वहां पर क्या होगा, ये जो आधा सा होगा उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, आपका विसर्ग हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका विसर्ग हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका 15वां। ठीक, 15वां क्या है आपका, सुष्टि। सुष्टि का तद्भव, तद्भव रूप क्या होगा। तो देखिए सुष्टि का होता है आपका शॉर्ट, आपको अच्छे से पता है शॉर्ट, जो कि अदरक से बनती है, अदरक को सुखाने के बाद शॉर्ट जो बनती है वो होता है आपका सुष्टि। ठीक, इसका 16वां है आपका मुझे उठा नहीं गया। मुझे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है। ठीक, तो कर्ता वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य, तीन वाच्य होते हैं आपके। तो यहाँ पर क्या है, मुझे उठा नहीं गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका भाववाच्य। क्या, भाववाच्य। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि
और वाक्य के लिए एक शब्द हमें बताना है। तो देखिए पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसे हम क्या कहते हैं ये हमें बताना है। ठीक, तो उसे हम कहते हैं आदित्य का। ठीक, क्या बोलते हैं? आदित्य का। इसके बाद है आपका लिखावट। लिखावट शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय है? ठीक, तो हमने आपको बताया था प्रत्यय देखिए कितने प्रकार के होते हैं, आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कृत प्रत्यय या फिर आप बोल सकते हो कृदंत। ठीक, कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। इसके बाद एक होता है आपका तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है? जो कि या तो क्रिया के साथ जुड़ेगा, क्या किसके साथ जुड़ेगा? या क्रिया के साथ जुड़ेगा या फिर आपका धातु के साथ जुड़ेगा। और तदित प्रत्यय क्या होगा? ये आपका संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण इनके साथ जुड़ता है। अब यहां पर देखिए ये है आपका लिखावट। लिखावट को हम तोड़ते हैं तो किस प्रकार से टूटता है आपका? लिख, देखिए लिख प्लस आवट। ठीक, ये आपका आवट प्रत्यय हो गया। लिख क्या हो गया? तो लिख हो गया आपका धातु रूप। क्या हो गया आपका? धातु रूप। देखिए धातु रूप क्या होता है यदि ये नहीं पता आपको तो ये चीज समझ लीजिए। जैसे कि हमने लिखा लिख, ठीक, हमने लिखा लिख, तो ये है आपका धातु। ठीक, और किसी भी धातु के साथ यदि हम कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो यहां पर क्या हो जाता है आपका? क्रिया बन जाती है। जैसे कि यहाँ पर लिख प्लस ना कर दिया हमने तो क्या बन गया आपका? लिखना। ठीक, ये आपका क्रिया है, ये आपका धातु है। ठीक, तो हमेशा याद रखिए क्रिया का जो निर्माण होता है वो धातु के साथ प्रत्यय जोड़कर होता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका 19वां प्रश्न है। तो ये कि यहाँ पर क्या होगा आपका? तो आपको अच्छे से पता है ये किसके साथ जुड़ रहा है? आपका धातु के साथ जुड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। ठीक, इसका नेक्स्ट है आपका काला सागर में कौन सी संज्ञा है? ठीक, तो यहाँ पर संज्ञा हमसे यहाँ पर पूछी गई है। ठीक, तो देखिए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक इन दोनों में से बात करें तो यहाँ पर देखिए जब किसी भी हम विशेष वस्तु या व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं, जब कभी भी हम किसी भी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब काला सागर है ये क्या है? एक विशेष है। ठीक, अब यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपका लास्ट हुआ, प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है? देखिए प्रधानमंत्री के लिए बोला क्या जाता है? प्रधान है जो मंत्री। क्या? प्रधान है जो मंत्री। और इस प्रकार से जब कभी भी हम बात करते हैं तो वहां पर हम क्या बोलते हैं? कर्मधारय। ठीक, कर्मधारय समास बोलते हैं और हर कोई इसका आंसर कर्मधारय ही बोलता है। लेकिन यहाँ पर ये जो आपका एग्जाम है, इस एग्जाम की जो आंसर शीट आई थी उसमें इसके आंसर और भी थे। यानी कि इसके आंसर जो थे एक कर्मधारय तो है ही, साथ में आपका तत्पुरुष समास भी दिया है। तत्पुरुष समास और साथ में इसका बहुव्रीहि आंसर बोला गया है। ठीक, ठीक, बहुव्रीहि आंसर भी इसका बताया गया है सरकार के द्वारा। सरकार के द्वारा इसका तत्पुरुष समास भी बताया गया है और बहुव्रीहि बोला गया है। ठीक, अब ये किस प्रकार से हो रहा है वो चीज आप समझ लीजिए। ठीक, प्रधान है जो मंत्री उसे हम क्या बोलेंगे? कर्मधारय समास। ठीक, अब यहां पर देखिए मंत्रियों में प्रधान है जो। ठीक, हमने बोला प्रधान है जो मंत्री उसे हम प्रधानमंत्री बोलेंगे तो यहाँ पर आपका कर्मधारय हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यदि तत्पुरुष की बात करें तो मंत्रियों में प्रधान है जो, यहाँ पर कारक चिन्ह आ गया तो यहाँ पर तत्पुरुष समास भी उसने बोल दिया। अब यहाँ पर बहुव्रीहि किस आधार पर बताया गया है इसका आंसर वो चीज आप समझ लीजिए। तो देखिए बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि प्रधानमंत्री का जो आंसर है वो विभाग ने कर्मधारय बताया है तो वो तो चलो ठीक है, तत्पुरुष बताया है वो भी चलो ठीक है, लेकिन बहुव्रीहि समास इसका आंसर क्यों बताया गया है? बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है। ठीक, तो आज इस कंफ्यूजन को दूर कर देंगे। ध्यान से समझिए, प्रधानमंत्री हमारा एक शब्द है, बहुव्रीहि समास इसका जो आंसर सरकार के द्वारा बताया गया है वो इसलिए बताया गया है क्योंकि देखिए
हमारे देश की यदि बात की जाए तो हमारे देश में आपका देखिए राष्ट्रपति भी होता है, प्रधानमंत्री भी होता है, मुख्यमंत्री भी होता है, काफी सारे ऐसे पद होते हैं, ठीक। लेकिन लगभग 41 ऐसे देश हैं जहां पर प्रधानमंत्री के स्थान पर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति, ठीक। अब वहां पर देखिए प्रधानमंत्री जो है उसे बोला क्या जा रहा है? राष्ट्रपति बोला जा रहा है। तो यहाँ पर इसका कोई भी पद जो है वो प्रधान है नहीं है। आपको अच्छे से पता है बहुब्रीहि समास कब होता है? जब एक जो भी आपका शब्द है उसका यदि हम विग्रह करते हैं और विग्रह करने के बाद यदि कोई आपका नया शब्द बनकर आता है और उसमें आपका कोई भी पद आपका प्रधान ना हो तो वहां पर आपका बहुब्रीहि समास होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री को वहां पर क्या बोला जा रहा है? राष्ट्रपति। सिर्फ राष्ट्रपति ही बोला जाता है और वहां पर सिर्फ राष्ट्रपति ही होता है। प्रधानमंत्री नाम का कोई भी शब्द आप वहां पर देखने को आपको नहीं मिलेगा। देखिए चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि देखिए यहाँ पर यदि हम भारत देश की बात करें, तो भारत देश का राजा आप बोलोगे तो किसे बोलोगे आप? प्रधानमंत्री को, ठीक। प्रधानमंत्री, ठीक। प्रधानमंत्री को बोलोगे। भारत देश का राजा यदि आप किसी को बोलोगे तो किसे बोलोगे? प्रधानमंत्री को बोल दोगे, ठीक। अब यहाँ पर 41 ऐसे देश हैं जिनमें उनका राजा कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति कहलाया जाता है प्रधानमंत्री को। इसी वजह से यहाँ पर बहुब्रीहि आंसर किया गया है, ठीक। हमारा मानना यही है, ठीक। और आपके पास कोई अच्छा सुझाव हो तो आप दीजिएगा, ठीक। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, इस बात पर अपनी राय दीजिएगा, ठीक।